जी, अस्सलाम वालेकुम। ड्राइंग के एक और लेसन के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज फिर से हम ड्राइंग करेंगे, पोर्ट्रेट ड्राइंग करेंगे ऑफ कोर्स, एंड बीच में हम कुछ मौज़ूआत पे भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सिर्फ ये देखना है कि इसके चेहरे की लंबाई कितनी है, फिर मैं फ़ीचर्स रखूँगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये माथा है। फ्री हैंड स्केचिंग कर रही हूँ। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि मैं जो दिखता है वो बनाने पे फोकस करती हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेती कि सही जा रहा है सब कुछ या नहीं। जो देखती हूँ वो बनाती हूँ पहले, फिर उसके बाद अगर करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कि पड़ती ही है, करेक्शन की ज़रूरत ऑफ कोर्स पड़ती है, तो फिर मैं करेक्शंस स्टार्ट करती हूँ। लेकिन फ्री हैंड स्केचिंग में मुझे ख़ुद लुत्फ़ आता है और फ्रीडम फील होती है। ओके, अभी मैं सिर्फ जो फीचर्स जहाँ जहाँ पे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे रखने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर मैं फ़ीचर्स को फ़ीचर के तौर पे नहीं बल्कि शेप्स के तौर पे ले रही हूँ। जैसा कि इस बात का भी ज़िक्र कर चुकी हूँ कि हमने अगर कोई चेहरा भी बनाना है, कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि ये आँख है और ये नाक है, ये मुंह है, ये आईब्रोज़ हैं। नो, हमें शेप्स को देखना है। ठीक है, शेप्स पे ध्यान देंगे तो हमारा जो देखने का हमारा अमल है वो पॉलिश्ड होगा। ऑलराइट, ओके, अब मैं पेंसिल भी ऐसे ही ठीक है। राइट, लाने की ज़रूरत लग रही है, लेकिन मेरी जो नज़र है ना वो वहीं पे है कि कौन सा शेप कहाँ पे है, प्रोपोर्शंस, और किस शेप का फासला दूसरी शेप से कितना है। ये है मेरा मेन फोकस। आज हम फिर से सिर्फ आउटलाइनिंग ये करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं एक पोर्ट्रेट को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ ताकि प्रोसेस में से कुछ भी मिस ना हो। मैं इसे टाइम लैप्स भी बना सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करते हुए गुजरना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम पूरा प्रोसेस खुद कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हो। मे भी आप लोग भी खुद मेरे साथ बनाओ तो आप और भी ज़्यादा एंजॉय करो। अगर आप लोग सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और स्ट्रिक्ट रूल्स पे तो बिल्कुल भी मत जाइए। अपने आप को देखने की प्रैक्टिस करवाइए, अपनी आँखों को बस देखने पे, और वो जो देखा है वो उससे जब आप बनाओगे ना पेज पे जो भी आप लोगों को दिख रहा है, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या आपकी आंखें जो देख रही हैं वो ब्रेन भी, वो माइंड भी पहचान रहा है। तो दोनों का काम जब होगा, दोनों का यानी कोऑपरेशन होगा दूसरे के साथ, आंखों का और ब्रेन का, तो आप देखिएगा कि सच में सब कुछ बहुत आला कर रहे हो आप। ठीक है, इधर से हैं यहाँ पे, फिर से वही कहूँगी कि जो दिख रहा है वही। मुझे आप बता सकते हैं अगर आपको कोई और तरीका पसंद है या आपको कोई और तरीका ईज़ी लगता है, तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंट तरीके निकाले हुए ना, यानी अगर आप सोशल मीडिया पे देखो तो हर तरह का तरीका बताया हुआ है, और बहुत ही कुछ तो इस कदर डिफ़िकल्ट है, इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है कि एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट तो थक जाए वो देख के और घबरा जाए कि मैं कैसे करूँगा या करूँगी। इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ आई एम ऑल्सो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, एंड मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं, बहुत सारे टीचर्स को देखा हुआ है, लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस करते हुए ये चीज़ एक्सप्लोर की कि
मुझे देखने पे ही प्रैक्टिस करनी होगी। यानी मुझे कोई भी जो भी तरीका बताए ओके, उस पे मैं कोशिश करूँगी उसे ट्राई करने की, और मैंने की भी। लेकिन फिर एंड पे ये हुआ कि मुझे मेरा जो जहन जिस तरीके से रिलैक्स्ड होता था, मैंने उसी तरीके को जारी रखा। लेकिन ऐसा है कि उस तरीके पे फिर मैं प्रैक्टिस करती गई। ऐसा नहीं कि मैंने कहा नहीं इन लोगों का तरीका मुश्किल है तो मैं रहने दूँ, नो, मैं प्रैक्टिस करती गई। मुझे बहुत ही, लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है ना, तो उसे खुद ब खुद पता चल जाता है कि वो किस तरीके से कंफर्टेबल है, किस तरीके से वो जो चाहता है वो कर सकता है। दूसरों के तरीके देखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने यूनिक तरीके का पता चल जाता है। ऑलराइट, जब मुझे ये लगा कि यार ठीक है दूसरे जो भी कर रहे हैं मुश्किल तो है लेकिन छोड़ नहीं सकती हूँ, तो मैं उनको कॉपी करती गई। कॉपी करते करते मुझे समझ आई कि मेरा हाथ किस तरीके से चल रहा है। ओके, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल किसी मौजू पे। और आज मुझे लगता है कि मुझे एक्सपेक्टेशंस पे बात करनी चाहिए। ये मौजू ऐसा मौजू है, मुझे लगता है, फिर से मैं ये कहूँगी, मुझे लगता है कि इसे गलत समझा गया है। एक्सपेक्टेशंस का वैसे तो जनरली मतलब यही है ना कि एक दूसरे से उम्मीदें लगाना। एक दूसरे से हम उम्मीदें लगा के ही अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं हम इंसान, ऐसा ही है ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं यही आप लोगों को स्टक करती हैं। यानी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और बहुत ही लाइटली लेके एक्सपेक्टेशंस किए रखना, ये इंसान को किसी और इंसान के साथ स्टक कर देती हैं, या उसे घुटन में मुब्तला कर देती हैं, या हम खुद घुटन में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि फिर जब एक इंसान पर ट्रस्ट होता है तो हम उससे सब कुछ चाह रहे होते हैं। तो जब सब कुछ चाहें तो उस सब कुछ में बहुत कुछ इम्पॉसिबल भी होता है। यानी सामने वाले इंसान के लिए वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा होता ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हम उदासी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा ही है ना। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए। आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं, किस हद तक ज़रूरी हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे शायद कल कि हेल्थी रिलेशनशिप में हेल्थी रहने के लिए हमें किस हद तक एक्सपेक्टेशंस रखनी है, और कहाँ पे जाके हमने कहना है कि नहीं अब ठीक है जो भी है, खुद को भी देखना है हमें। तो उम्मीदें जो हैं वो हम अगर देखें तो हर फैमिली में, हर सोसाइटी में उम्मीदें ही हैं एक दूसरे से लगाई हुई, जो कि हमें एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। हम इंसानों को किसी से उम्मीद ना हो तो हम मिलें भी ना। हमारा ये हंस के बोलना, हमारा ये एक दूसरे का ख्याल रखना, हमारा ये दूसरे का ख्याल रखते हुए दूसरे का कहा भी मानना, दूसरे की खुशी गम का ख्याल रखना, और ये सब मेरा ख़्याल है कि इसलिए होता है बिकॉज़ हमें उस इंसान से स्पेसिफ़िकली कुछ चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है। मटेरियल कुछ ना हो तो भी हमें खुशी चाहिए होती है, सुकून, रिस्पेक्ट, लव, बहुत कुछ। तो ये सुकून, रिस्पेक्ट, लव या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी हो सकती हैं। अगर हम फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड हैं तो तब तो और भी ज़्यादा उम्मीदें और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। बिकॉज़ सामने वाले इंसान पे डिपेंड करना और हर तरह से डिपेंड करना हमारी अपनी सेहत के लिए ख़तरनाक है। ख़तरनाक है, ये डरावनी बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ओके, आज तक हमने इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारी। हमारी सोसाइटी को अगर आप जानते हैं तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो शिकवे शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, नफ़रत, और फिर दुख और डिप्रेशन, फिर पागलखाने भी इसीलिए हैं, फिर जेलें। एक्सपेक्टेशंस का जन्म है ये सब चीज़ें।
चलो कुछ खुशगवार बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशंस अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी हों और सामने वाले को समझते हुए हों तो ताल्लुकात मज़बूत होते हैं, एक दूसरे का लिहाज रखा जाता है और अपनी हद में भी रहा जाता है। अपनी हद में रहने का मतलब कि कुछ एक्सपेक्टेशंस हम सामने वाले से करते हैं और कुछ एक्सपेक्टेशंस को हम अपनी ज़ात की जो हमारी नीड्स होती हैं उन्हें हम ख़ुद पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरे को इनकरेज करना, उसे लव देना, रिस्पेक्ट करना, ये एक्सपेक्टेशंस अगर इंसान चाहे तो ईज़िली पूरी हो सकती हैं कि बाज़ मौक़े पे, बाज़ ओकेजन्स पे ये भी पूरी नहीं होती हैं। अब हम बात करें तो किस पे करें, एक्सपेक्टेशंस के होने पे या ना होने पे। आप मुझे बताइए, आप मुझे बता सकते हो कि कितना असर पड़ता है एक्सपेक्टेशंस का हमारे रिलेशनशिप के ख़राब होने पे। है कोई इनका रोल, कितना रोल है एक्सपेक्टेशंस का हमारे रिलेशनशिप्स के ठीक रहने या ख़राब होने में? आप मुझे लिखो। मुझे तो जो लगता है वो यही है कि डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला भी कंफ्यूज्ड ही हो जाए और वो भाग ही जाए हमारी लाइफ से, या हमें ही धक्का दे दे के चलो भाई थक गया हूँ मैं, बस ठीक है इतना काफ़ी है। चलो ठीक है जी उठा ली हमने एक्सपेक्टेशंस, अब आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो क्या फिर रिलेशनशिप्स, वहाँ पे रिलेशनशिप का लुत्फ़ है? अगर हमें एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए तो फिर साथ साथ रहते हुए हम एक दूसरे का के होने का एहसास किस तरीके से कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। एज़ यू नो, कन्वर्सेशन है, हर मौजू पे कन्वर्सेशन खुली है हमारी, कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट करते हुए शामिल होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और रिस्पेक्ट वही करेगा जिसे बहुत कुछ पता है। मुझे पता है कि कमेंट में फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन सच में बात करने के लिए भी आते हैं। तो आप अगर सच में बात करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मुझे। यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा स्पीड अप स्केचिंग करूँगी, इट्स नीडेड। आई थिंक यहाँ पे छोड़ दूँगी मैं। अगले पार्ट में हम ये पोर्ट्रेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके आई थिंक 2 ही पार्ट हों तो बेहतर है। 2 पार्ट क्यों कहा? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए हम एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे हमारा हाथ खुलेगा, हमारी नज़र जो है वो तेज़ होगी देखने की, यानी प्रैक्टिस होगी, और हमारा ब्रेन हमारी आँखों की के साथ कोऑपरेटिव होगा, आँखों की हेल्प करेगा। कल हम करेंगे ब्लेंडिंग और फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। सिर्फ यही कहूँगी कि आप भी अगर मेरे साथ बनाना शुरू कर दें तो आपको अच्छा भी फील होगा और आपका हाथ भी फ्री होके स्ट्रोक्स लगाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए मौजू के साथ, सेम पोर्ट्रेट के साथ। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली की बहुत ज़रूरत है हमें। और अगर आप सेल्फ डाउट हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे साथ बनाया करो, मुझसे भी अच्छी बनाने लगोगे आप लोग। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम ब्लेंडिंग के बाद थोड़ा सा लाइट शेडो का ख्याल रखते हुए इस तस्वीर को करेंगे पूरा, और एक्सपेक्टेशंस वाले मौजू को रखेंगे जारी। और कल हम ये बात करेंगे कि एक्सपेक्टेशंस ना हो तो क्या हो,
यानी फिर लाइफ किस तरीके से गुजारी जाए। इंसानों के साथ रहते हुए तो एक्सपेक्टेशंस मुहक्कक होंगी। या तो हमें एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस में रखना होगा, या तो सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। लेट्स सी। तो कल इस मौजू को हम जारी रखेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।